मित्रों, मैं प्रोफेसर बृजकिशोर शर्मा। मैं आज अपने इस वार्ता में बात करूंगा 1946 के नौसैनिक विद्रोह पर। मैं अपना भी बात शुरू करूं उसके पहले आपसे ये अपील करूंगा, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते समय घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की सूचना आपको समय पर मिलती रहे। नौसैनिक विद्रोह 18 से 23 फरवरी 1946 को हुआ। ये कुल 6 दिन का एक ऐसा विद्रोह था जो भारत की आज़ादी की लड़ाई में अमिट छाप छोड़ गया। वैसे जब हम फ्रीडम मूवमेंट की बात करते हैं तो अधिकांश ये बात करते हैं कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन अंतिम प्रहार था अंग्रेजी साम्राज्य पर भारत में, किंतु वास्तविकता ये नहीं है। यदि कोई असली जो अंतिम जो प्रहार था वो साबित हुआ 1946 का नौसैनिक विद्रोह। और ये जो नौसैनिक विद्रोह है इसे हम एक तरफ तो मानते हैं कि ये अंतिम प्रहार था, और वैसे भी आज़ादी की लड़ाई या आज़ादी के लिए जो संघर्ष चल रहा था उस संघर्ष का अंतिम जन संघर्ष था, क्योंकि ये एक ऐसा संघर्ष था जो केवल नौसेना तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसमें नागरिक भी सम्मिलित हुए, इसमें मजदूर भी सम्मिलित हुए, विद्यार्थी भी सम्मिलित हुए। और ये वो विद्रोह है जिसमें पुनः एक बात, जबकि इस देश में जिस समय सांप्रदायिकता का वातावरण चल रहा है, सांप्रदायिकता अपने चरम पर है, देश विभाजन की ओर है, आज़ादी भी आ रही है, लेकिन पाकिस्तान के निर्माण की बात भी चल रही है, किंतु इस विद्रोह के समय सभी नागरिकों ने धर्म, जाति आदि का भेद भुला करके पुनः उस जन संघर्ष में अपनी हाजिरी दर्ज कराई। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ये जनसंघर्ष है 1946 का नौसैनिक विद्रोह। दूसरी बात, ये एक चीज़ और याद दिलाई इस नौसैनिक विद्रोह ने कि सेना का एक बड़े विद्रोह में सम्मिलित होना। सबसे पहले तो हम जानते हैं 1857 की जो क्रांति है उसकी शुरुआत भी सेना ने ही की थी। बाद में फिर उसमें नागरिक, किसान, मजदूर और अन्य लोग जो है सम्मिलित हुए। उसी प्रकार हम देखते हैं कि 1857 के बाद सैनिकों ने भारत की आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी वो 1946 का नौसैनिक विद्रोह है। तो इसको हम आइए क्रम से जानते हैं कि ये कैसे हुआ, कैसे घटित हुआ, क्योंकि इस समय तक जो राजनीतिक चेतना है वो तो अपनी चरमावस्था पर है भारत में, किंतु ये वो समय है जब क्रांतिकारियों या अन्य किसी की ओर से फौज में बगावत के लिए कोशिश नहीं की गई, बल्कि ये बगावत जो है उन फौजियों ने जिन्होंने अपना दायित्व समझा इस देश को आज़ाद कराना, उन्होंने स्वयं ये भूमिका अख्तियार की कि वो विद्रोही हो गए और उन्होंने ये बता दिया कि फॉर ए लॉन्ग ब्रिटिश कैन नॉट सर्वाइव ऑन दिस लैंड। तो ऐसी स्थिति में इस आंदोलन को कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो आज़ादी हमें मिली आज ठीक है, आज़ादी के बाद जो भी सत्ताधीश बने वो किस तरह का भी खिलवाड़ करें, किंतु जो आज़ादी हमें मिली इसमें हज़ारों हज़ार ऐसे बेनामी शहीद हैं जिनको हम याद भी नहीं करते, और अनेक ऐसे बेनामी संघर्ष भी हैं जिनको हम बहुत कम याद कर पाते हैं। तो उसी क्रम में ये जो 1946 का नौसैनिक विद्रोह है, हमें उसी की बात करता हूँ। और वैसे भी अभी ये जो है फरवरी का जो महीना चल रहा है वही माह है जब ये विद्रोह हुआ। तो इस विद्रोह के जो कारण हैं उस कारणों को अगर हम देखें तो कुछ कारण तो वैसे ही नज़र आते हैं, जैसे कि 1857 की क्रांति में भारतीय और अंग्रेज सैनिकों के बीच भेदभाव किया जाता था, वह भेदभाव आज भी सेना में व्याप्त था। तो ये जो नौसेना की जो बात कर रहा हूँ, रॉयल इंडियन नेवी, तो जो रॉयल इंडियन नेवी है इस इंडियन नेवी में सबसे पहला जो था नस्लीय भेदभाव था। नस्लीय भेदभाव से मतलब ये था जो भारतीय सैनिक थे उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उनके साथ गाली गलौज और अभद्र तरीके से पेश आना, कठोरता के साथ पेश आना, ये एक शौक बन गया था अंग्रेज अधिकारियों का। दूसरी तरफ क्या है कि जो एंग्लो इंडियंस थे वो एंग्लो इंडियंस को भी वे सुविधाएं प्राप्त हो जाती थी जो गोरे सैनिकों को मिलती थी, बाकी अन्य भारतीय सैनिकों को वो सुविधाएं नहीं मिलती थी,
जो नस्लीय भेदभाव है वो भारतीय सैनिकों के साथ सबसे अधिक था। उनके साथ कठोर व्यवहार और अपमानजनक जो व्यवहार है ये कारण था नौसैनिकों में असंतोष का। दूसरा क्या है कि वेतन में भारी असमानता थी। उदाहरण के लिए मैं छोटा सा आंकड़ा बताऊं कि जहां भारतीय सैनिक को 16 रुपये महीने का वेतन मिलता था, वहीं जो गोरे या एंग्लो इंडियन सैनिक थे उनको 60 रुपये महीने का वेतन मिलता था, लगभग 4 गुना। तो इसी से एक अंतर समझ सकते हैं। दूसरा क्या है, जब यात्रा के दौरान मूव होती थी ये नेवी एक जगह से दूसरी जगह, तो भारतीय सैनिक जो थे उनको रेल के डिब्बों में जानवरों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह ठूंस दिया जाता था। 50 की बैठक वाले डिब्बे में 100 आदमी ठूंस दिए जाते थे, जबकि जो गोरे सैनिक थे उन गोरे सैनिक जो है सैन्यान कक्ष में यात्रा करते थे और उनके साथ रसोईयान भी चलता था जिसमें उनको समय पर भोजन, अच्छी गुणवत्ता का पर्याप्त भोजन मिलता। लेकिन भारतीय सैनिकों के लिए बना बनाया खाना बांटा जाता था, बासी खाना बांटा जाता था और वह खाना गुणवत्ता की दृष्टि से भी ठीक नहीं था और साथ ही साथ मात्रा की दृष्टि से भी ठीक नहीं था। उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मतलब भोजन नहीं मिल पाता था। तो ये सब जो स्थितियाँ थीं, कुल मिलाकर के हम ये देखें कि जो भारतीय सैनिक हैं उनके लिए और एक और आगे विवरण मिलता है। मैंने इस विद्रोह के नेता भी रहे और उन्होंने आज़ादी के बाद एक किताब लिखी। तो उनके जो संस्मरण हैं उन संस्मरणों से पता चलता है कि जो भारतीय सैनिकों के बैरक थे वहाँ बड़ी बदतर स्थिति थी और जब समुद्र के किनारों पर नेवी के कैंप लगते थे जो कि तंबू लगाते थे, तो भारतीय सैनिकों को गीला और दलदल वाला स्थान मिलता था, जबकि जो गोरे सैनिक होते थे उनको सूखा और साफ और सीधा सपाट मैदान मिलता था, कोई ऊंचा नीचा उस तरह का नहीं। तो इस तरह से जो भेदभाव था ये अच्छा, फिर बैरकों में भी भारतीय सैनिकों को पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण खाना नहीं दिया जाता था। तो इन जीवन दशाओं, कार्य दशाओं से क्षुब्ध होकर जो नेवी के सैनिक हैं वो विद्रोह पर उतर आए। सबसे बड़ी एक चीज़ और थी जो क्लिक कर रही है इस समय, वो ये है कि एक तरफ आज़ादी की लड़ाई के लिए सब जगह लड़ा जा रहा है और यहाँ इस समय जो एक मुद्दा बना हुआ है वो है आज़ाद हिंद फौज का, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को गिरफ्तार करके भारत लाया गया, लाल किले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। तो ये नौसैनिक थे, ये नौसैनिक उस घटना से बेचैन हो रहे थे क्योंकि ये नौसैनिक उस क्षेत्र में ही काम कर चुके थे जहाँ आज़ाद हिंद फौज काम कर रही थी, जो इंडोनेशिया का ये जो एरिया है इसी में काम इनका भी काम था। तो उनको ये लगा कि ये उस समय उनसे प्रभावित थे कि राष्ट्रीय कौज के लिए उन्होंने विद्रोह कर दिया और वो अलग से सेना में शामिल हो गए, आज़ादी की सेना में शामिल हो गए। तो उसकी जो ये गिरफ्तारी हुई और उन पर मुकदमा चले, उससे नौसैनिकों में बेचैनी बढ़ रही थी और वो इनको आज़ाद हिंद फौज के बंदी सिपाहियों का समर्थन करना चाहते थे और उनका समर्थन करने के लिए भी ये माना जाता है कि ये सैनिक विद्रोही हुए। दूसरा क्या कि जो जन आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उससे प्रेरणा लेकर ये जो भारतीय सैनिक हैं उनकी एक बात और थी, जब युद्ध से वो लौटे तो युद्ध से लौटने पर उनको एक ऐसा अनुभव लेकर के आए थे जो एक वर्ल्ड लेवल का एक्सपोजर इनको मिला। और वहाँ से सबसे बड़ी बात ये थी, जो मैं बात कर रहा था, एक किताब जो लिखी बीसी दत्त करके थे, वो बीसी दत्त स्वयं नेवी में उस समय नौकरी कर रहे थे। उन्होंने किताब लिखी थी म्यूटनी ऑफ द इनोसेंट्स, निरपराधों का विद्रोह। और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस, अपने उसमें संस्मरणों में लिखता है कि मैंने अंग्रेजों को अपने देश के लिए लड़ते देखा। स्वतंत्र देशों के सैनिक जानते थे कि वे किसके लिए लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, किंतु मुझे ये सोचना पड़ रहा था कि मैं किसके लिए लड़ा, मैं क्यों लड़ा, इसमें मेरे देश को या मुझे क्या फ़ायदा हो रहा। तो इस तरह से ये जो स्वतंत्र देशों के सैनिक थे उनको पता था वो क्यों लड़ रहे हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं था हम क्यों लड़ रहे हैं। हम स्वयं से ही प्रश्न पूछते थे कि हम हैं क्या, क्योंकि अंग्रेज़ों के लिए तो हम सैनिक थे और हमें बिना किसी प्रश्न पूछे वफादारी के साथ अंग्रेज़ों की सेवा करनी थी। किंतु जो भारत के ही लोग स्वतंत्रता सेनानी थे वो जो हैं काम कर रहे थे, तो कई बार लगता था कि हम लोगों को इस समय अपनी वफादारी अंग्रेज़ों के बजाय जो है अपने भाइयों के लिए दिखानी चाहिए। और दूसरा क्या हुआ, स्वतंत्र देशों के जो सैनिक थे
उनकी अपनी आइडेंटिफिकेशन था कि मैं फ्रेंच हूँ, मैं जो है इंग्लिश हूँ, जो जो अपना उनका मैं रशियन हूँ। लेकिन इनकी कोई पहचान क्या थी कि ये जो है इंडियन, लेकिन ये उपनिवेश से आए हैं। तो ये जो चीज़ें थी, तो अन्य जो लोग जो स्वतंत्र देशों के सैनिक थे, उनसे लोग प्रभावित हुए और इनको भी अपनी पहचान कायम करने के लिए ये प्रेरित हुए कि हम भी अपनी एक पहचान कायम करें, ताकि हम अधिकारपूर्वक कह सकें कि हम जो है हिंदुस्तान के लोग हैं। तो उसमें वो लिखता है, हमने ये बात सिद्ध करने की सोची, विद्रोह करने के बारे में वो लिखते हैं कि हम भी उतने ही वफादार धरतीपुत्र हैं जितने कि राष्ट्रवादी भारतीय जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ये इस तरह के विचार ये नौसेना में फैल रहे थे। आज़ादी के विचार नौसेना में निरंतर फैल रहे थे, वो आगे लिखते हैं अपने उसमें। और जो कोई शाही नौसेना में 1 वर्ष से अधिक कार्य कर लेता था, वे अंग्रेजों के विरुद्ध निजी घृणा तथा असंतोष पाल चुका था। तो ऐसे हालात में विस्फोटक स्थिति बनी हुई थी। तो ये प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से ये 18 फरवरी 1946 को नौसैनिक विद्रोह हुआ। विद्रोह की शुरुआत बम्बई बंदरगाह पर जो है स्थित तलवार जहाज के ट्रेनिंग स्कूल से शुरू हुई। तलवार जहाज में ट्रेनिंग स्कूल चलता था न्यू रिक्रूट्स के लिए, जहाँ प्रशिक्षु नौसैनिकों ने खाना खराब होने की शिकायत करते हुए 18 फरवरी 1946 को भूख हड़ताल कर दी। तो ये जो न्यू रिक्रूट्स जो ट्रेनीज थे, उन ट्रेनीज की हंगर स्ट्राइक से ये विद्रोह शुरू हुआ। और जब भूख हड़तालियों के खिलाफ कमांडिंग अफसर ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की, तो तलवार जहाज पर पदस्थापित नौसैनिक थे, उन्होंने विद्रोह का बिगुल बजा दिया इन सपोर्ट ऑफ ट्रेनीज, इनको जो अभी भूख हड़ताल पे थे। और उन्होंने जो तलवार जहाज है 18 फरवरी 1940 को वहाँ जितना भी भारतीय नौसैनिक था वो विद्रोहियों के साथ हो गए। 19 फरवरी 1946 को जब प्रातःकाल समाचार जगह जगह फैला, तो जो बॉम्बे है वहाँ 12 अड्डे थे, उन अड्डों पर लंगर डाले हुए 22 जहाज़ों के में भी ये हड़ताल फैल गई और वहाँ भी पूरे भारतीय हड़ताल पर चले गए। नौसेना का बम्बई फोर्ट जिन्होंने देखा होगा गेटवे ऑफ इंडिया के पास ही है, और फोर्ट के बैरक तथा सैनिक बंदरगाहों पर जितने भी नौसैनिक तैनात थे वे सब विद्रोही हो गए। उनके प्रभाव में बम्बई शहर में भी बगावत फैल गई। तो 19 फरवरी का दिन है वो बटाई घटना भरा रहा। नौसैनिकों द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाया गया, और ये जो तलवार है उस पर, तलवार जो जहाज था उस पर विद्रोहियों का अधिकार हो गया। और अधिकार करके उन्होंने ये कहा कि ये स्वतंत्रता संग्राम है, और विद्रोही जो है मुंबई के मुख्य मार्ग पर निकले, जिन्होंने जहाँ जहाँ भी किसी विदेशी को भी देखा बॉम्बे की मुख्य सड़कों पर, उनको खदेड़ा, विदेशी वस्तु रखने वाली दुकानों पर पथराव किया एवं अमेरिकी पुस्तकालय से अमेरिका का झंडा उतार फेंका। तो ये 19 तारीख की जो घटना है ये बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं थी। तो ऐसे स्थिति, और दूसरा ये हुआ कि जो तलवार जहाज का कमांडिंग अफसर था वो बड़ी मुश्किल से जान बचा करके भागा। 19 फरवरी 46 को ही विद्रोही नौसैनिकों की संख्या 20,000 हो गई, जो केवल बॉम्बे की। अन्य जो बंदरगाह थे वहाँ भी, या जहाँ भी और जगह नेवी के जहाज थे वहाँ भी असंतोष तो था, किंतु उसको वहाँ स्थिति नियंत्रण में रही। तो बम्बई शहर के सभी 12 किनारों के नौसैनिक प्रतिष्ठान जितने थे, बंदरगाह थे, सभी जो जहाज वहाँ थे, उन सब जहाज़ों से ब्रिटिश इंडिया का जो झंडा था यूनियन जैक, उस यूनियन जैक को मस्तूल पर जो लगे रहते थे जहाज़ के, उनको उतार करके फेंक दिया। और उसके स्थान पर 3 झंडे, एक तिरंगा कांग्रेस का, चांद सितारे वाला मुस्लिम लीग का, और हंसी हथौड़े वाला कम्युनिस्ट पार्टी का। इन 3 पार्टियों, क्योंकि तीनों पार्टियां उस समय प्रमुख पार्टियां थीं। अन्य जो दल थे, जिनको क्या कौन सा दल कहें, लेकिन वो पता नहीं कहाँ रहते थे, वो कभी आज़ादी की लड़ाई में दिखाई दिए नहीं। तो ये जो तीनों जो राजनीतिक वो थे, उनके झंडे तो दिखाई दिए, लेकिन वास्तविकता ये थी कि राजनीतिक दलों में खास तौर पर मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग और कांग्रेस इस विद्रोह का समर्थन नहीं कर रहे थे। गांधी जी ने
इस विद्रोह को राजनीतिक और नैतिक रूप से गलत करार दे दिया और इसके आंदोलनकारियों को सरेंडर कराने के लिए मुख्य भूमिका दो ही व्यक्ति निभा रहे थे, एक मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो विद्रोही सैनिकों को इस बात के लिए प्रेरित कर रहे थे कि वो बिना शर्त के आत्मसमर्पण कर दें। ये बात मैं आगे कहूँगा कि लेकिन जो ये हुआ कि जो शुरू में विद्रोही सैनिकों ने ये अपेक्षा की कि उन्हें राजनीतिक समर्थन मिलेगा, इस उद्देश्य से उन्होंने 3 प्रमुख राजनीतिक शक्तियों के झंडे जहाज़ों पर लहराए और उसी दिन 19 फरवरी 1946 को फिर हड़ताली सैनिकों ने एक हड़ताल कमेटी गठित की और इस हड़ताल कमेटी का अध्यक्ष MS खान और इसका जो वाइस प्रेसिडेंट था वो मदन सिंह इलेक्ट किए गए। तो ये जो मदन सिंह थे ये जूनियर ऑफिसर थे, टेलीग्राफिस्ट थे और ये जो MS खान है ये सिग्नल मैन था। तो ये जो है टेक्निकल पोजीशंस में थे। तो ये एक कमेटी बनी और इतना ही नहीं, 19 तारीख को उस कमेटी ने एक मांग पत्र भी तैयार किया, जिस मांग पत्र में उन्होंने बेहतर खाना, गोरे व भारतीय सैनिकों के लिए समान वेतन व कार्यदशाओं में समानता, आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों सहित सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने, शीघ्र भारत छोड़ने और इंडोनेशिया से भारतीय सेना को वापस बुलाने की मांगें सम्मिलित की गई। जो मांगें देखा जाए तो केवल उनका वेतन और कार्यदशाओं की बात निश्चित तौर पर उनके स्वयं के लाभ के लिए है, किंतु बाकी जो मांगें थी वे राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए थी। तो इस तरह से ये जो हड़ताल है ये राजनीतिक कलर लेने लगी और इससे प्रभावित होकर के 20 फरवरी 1946 को दूसरा जो हड़ताल हुई वो कराची पर भी विद्रोह, कराची में भी नौसैनिक ने विद्रोह कर दिया। वहाँ हिंदुस्तान नाम के जहाज़ पर विद्रोहियों ने, वहाँ से उस जहाज़ में विद्रोह हुआ और उस पर विद्रोहियों का अधिकार हो गया। जब कराची में इस विद्रोह को दबाने के लिए गोरखाओं को लगाया गया तो गोरखाओं ने इन सैनिकों का दमन करने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप जो ब्रिटिश टॉमीज़, जो सबसे खतरनाक किस्म के माने जाते थे सैनिक, तो ब्रिटिश टॉमीज़ को लगाया गया और उन्होंने टैंक लगा करके और दूसरे हथियारों से इसको कब्जा करने की कोशिश की। तो अंततः कराची के विद्रोह का एक दिन का ही रह पाया और 21 को वो विद्रोह लगभग समाप्त हो गया। किंतु उस विद्रोह में भी जो नागरिकों ने, खासतौर पर बिना हिंदू मुस्लिम के भेदभाव के, जबकि वहाँ अफरा तफरी मची हुई थी विभाजन के संभावनाओं को लेकर के, उसके बावजूद भी हिंदू और मुसलमान आए और इनमें ज़्यादातर जो हैं मजदूर और विद्यार्थी, उनकी अग्रणी भूमिका रही। तो जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग थे वो नौसैनिक विद्रोह का समर्थन इसलिए नहीं कर रहे थे, उन दोनों को ये लग रहा था कि जल्दी ही सत्ता उनके हाथ में आने वाली है और फौज तो सत्ता का प्रमुख अंग होती है। यदि फौज में ये विद्रोह की परंपरा हो गई तो निश्चित तौर पर आने जो राज हमें मिलेगा उसे चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन दोनों ने एक मत होकर के उन्होंने इसका विरोध किया और दोनों ही संगठन इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों का समर्थन करने लगे और इन सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करने लगे। तो 21 फरवरी 1900, अब इधर क्या है, अब केवल एक रह गई कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थिति ये थी कि उसका कोई लक्ष्य तय नहीं था कि वो क्या चाहता है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी एक समय ऐसी विचारधारा इसमें आई थी जब इन्होंने ये तैयारी की थी कि जो आज़ादी की लड़ाई है इसको ही हम समाजवादी क्रांति में परिवर्तित कर दें और किसान मजदूर की क्रांति कर दें, किंतु वो हो नहीं सका। और 1942 के पहले तो पार्टी जो है बैन चल रही थी, लेकिन 1942 में उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय हिसाब से कम्युनिस्ट पार्टी ने जिस तरह से अंग्रेज़ों के समर्थन की बात सोची थी द्वितीय विश्व युद्ध में, उसका लाभ इनको मिला कि इनको थोड़ा काम करने का लीवरेज मिल गया। तो इनका लक्ष्य स्पष्ट नहीं था। ये हर संघर्ष को ताकत तो देते थे लेकिन नेतृत्व भी दे रहे थे, लेकिन चाहते क्या हैं, क्योंकि उनके जो चाहते थे वो क्रांति की स्थितियां उनके पक्ष में नहीं थी। लेकिन फिर भी जो इस पूरे आंदोलन को जो बाहर से समर्थन हुआ, एक तो ये अरुणा असफ अली हैं। तो अरुणा असफ अली जो हैं ये पहले भी 1942 के आंदोलन के समय भी बॉम्बे के आज़ाद मैदान में तिरंगा फहराने के समय लाइमलाइट में आई थी और ये एक बहुत जुझारू महिला थी। इन्होंने जो है इस आंदोलन को समर्थन किया जिसकी गांधी जी ने आलोचना की
ये गलत है, कांग्रेस के लोगों को समर्थन नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कांग्रेस के अंदर भी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की सदस्य थी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लोग भी वामपंथी हुआ करते थे। खैर अब वो एक अलग मसला है। अब कुल मिला की स्थिति यह है कि अरुणा आसफ अली, जिसका ओरिजिनल नाम अरुणा गांगुली था, और अरुणा गांगुली ये क्रिश्चियन थी और बाद में इन्होंने जो है आसफ अली से मैरिज किया, तो उनका नाम अरुणा आसफ अली के नाम से बहुत बड़ी शख्सियत हुई है। इनको भारत रत्न मिला और कई अवार्ड भी मिले हैं और इनका एक पहचान भारतीय राजनीति में विशेष किस्म की रही। तो इस तरह से इसके बाद भी कम्युनिस्ट पार्टी ने 21 फरवरी 1946, वो तो दमन हो गया उधर कराची में, तो सारे विद्रोह का केंद्र बम्बई बन चुका था और बम्बई सत्ता का भी केंद्र था। तो ऐसी स्थिति में इसको कंसोलिडेट करते हुए संघर्ष को कम्युनिस्ट पार्टी काफ़ी सक्रिय रही और 21 फरवरी 1946 को कम्युनिस्ट पार्टी ने बम्बई में हड़ताल का आह्वान किया, क्योंकि ज़्यादातर मिलों का, फैक्ट्रियों के मजदूर, ये सारे के सारे कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभाव में थे, विद्यार्थी, नौजवान। तो वो जो है उस हड़ताल के समर्थन से ये रहा कि जो नौसेना है उसके मुख्यालय पर भारतीय फौज से आक्रमण करवाया गया ताकि नौसेना के विद्रोहियों को दबा दिया जाए। किंतु जो भारतीय थल सेना थी, भारतीय थल सेना के सिपाही भी 21 फरवरी को शाम तक वापस लौट गए और उसके बाद अंग्रेजी फौजें लगाईं, जिनसे विद्रोहियों ने लगभग 7 घंटे तक कड़ा मुकाबला किया और फिर भी ब्रिटिश फौजों को कोई सफलता नहीं मिली। सफलता मिलती ना देखकर जो चीफ एडमिरल थे रॉयल इंडियन आर्मी नेवी के, उन्होंने रेडियो से ये धमकी देते हुए घोषणा की, यदि आप लोग आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो बम वर्षक जहाज विमानों को भेजकर नौसेना को ही नष्ट कर दिया जाएगा। तो उन नौसेनाओं के जितने भी सैनिक हैं उनको इसके लिए धमकी दी गई। इन धमकी का भी कोई खास असर नहीं पड़ा। 21 तारीख को जिस तरह से सड़कों पर जिसकी हड़ताल थी, जन समर्थन मिला, वो भाईचारा जो दिखाई दिया, उसमें ये इंडियन, ये जो जिन्होंने म्यूटनी ऑफ इनोसेंट लिखी है बीसी दत्त ने, वो लिखते हैं कि समुद्र के किनारे पर बड़ा ही हृदयग्राही माहौल उपस्थित था, क्योंकि जनता की भीड़ गेटवे ऑफ इंडिया पर आई। वो अपने साथ नौसैनिकों के लिए खाना लेकर के आई और उन्होंने सैनिक तक खाना तक पहुंचाया और दुकानदारों ने सैनिकों से कहा, आपको जो चाहिए हमारी दुकानों से आप मुफ्त ले लीजिए, आइए आपको जो हमें बताइए, हम आपको क्या करें। तो ऐसी स्थिति में ये हुआ कि विद्रोहियों के तो हौसले और बुलंद हो गए। तो 21 फरवरी का दिन भी ऐसे ही गुजरा। 22 फरवरी को स्वप्रेरणा से 21 को तो पूरा आम हड़ताल रखी गई थी और आम हड़ताल के बाद 22 फरवरी 1946 को 3 लाख मजदूरों ने अपने औजारों को हाथ नहीं लगाया। सभी मिल और कारखाने बंद रहे, मजदूर सड़कों पर उतर आए और सड़कों पर युद्ध का माहौल बन गया। फौज द्वारा टैंकों की सहायता से विद्रोहियों को खदेड़ा गया। सरकारी आकलन के अनुसार 22 फरवरी को 288 नागरिक इसमें फौज के द्वारा मारे गए और 1046 घायल हुए। इतने संघर्ष हुए बॉम्बे में आज़ादी की लड़ाई को लेकर के, लेकिन एक दिन में इतने लोगों की मृत्यु बम्बई में कभी नहीं हुई। तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड था कि जिसमें 288 नागरिक मारे गए। और 22 फरवरी को आगे और घटनाक्रम, उसी 22 फरवरी को जो घटनाक्रम बढ़ रहा है, पूना और बॉम्बे के जो रॉयल शाही भारतीय वायुसेना के पायलट थे वो हड़ताल पर चले गए। उनकी हड़ताल का कॉज अलग था, नोटिस अलग था, लेकिन ये इसके साथ मिक्स दिखाई दे रहा था और बम्बई की कोलाबा छावनी में भी सैनिक असंतोष दिखाई दे रहा था। तो एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई 22 फरवरी को 1940 को, जब ये लग रहा था कि सेना के तीनों विंग एक साथ मिलकर के भी विद्रोह कर सकते हैं। इसलिए इस विद्रोह को दबाना बहुत ज़रूरी हो गया था। एक तरफ ये जो लड़ाई थी, ये लड़ाई निर्णायक दौर में पहुंच रही थी, किंतु दूसरी तरफ दिशा विहीन विद्रोही सैनिक राजनीतिक नेतृत्व के लिए तरस रहे थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का लक्ष्य स्पष्ट नहीं था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सत्ता की जो मिलने वाली है उसको में वो सेना को विद्रोही करना उचित नहीं मान रहे थे। तो अंग्रेजी सरकार विद्रोहियों को बिना शर्त आत्मसमर्पण की सलाह दे रही थी, जिसका समर्थन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा किया जा रहा था। 23 फरवरी की शाम तक जिन्ना व सरदार पटेल की सहायता से विद्रोहियों को समर्पण के लिए तैयार कर लिया गया। जो इस विद्रोह के नेता थे MS खान, जो प्रेसिडेंट थे, वो MS खान के साथ सरदार पटेल की लंबी वार्ता हुई और
इन नेताओं ने समर्पण के लिए ये जरूर कह दिया था कि अगर आप समर्पण करते हो तो किसी को विक्टिमाइज नहीं किया जाएगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, सब अपने काम पे आ जाएंगे और उनको कोई किसी तरह कोई सजा नहीं मिलेगी। एक अच्छा वादा बड़े नेताओं की तरफ से था। जब 23 फरवरी की शाम को विद्रोहियों के नेता MS खान, सरदार पटेल का संत, सरदार पटेल की ही प्रमुख भूमिका रही थी सरेंडर करवाने में, और जिन्ना की सहमति थी। तो जिन्ना उस दिन 23 तारीख को बॉम्बे में नहीं थे, वो कलकत्ता में थे, लेकिन कलकत्ता से उन्होंने अपना एक वक्तव्य और टेलीग्राम के द्वारा सरदार पटेल को भेजा, जिसमें उन्होंने सहमति जाहिर की कि हम इसमें सहमत हैं कि इन सैनिकों का आत्मसमर्पण करवाया जाए। तो इन जो तो तब वो जो 23 तारीख की शाम को MS खान वो जो उसका लेके पहुँचे सरदार पटेल का संदेश, तो उसने अपने साथियों को कहा, हम अंग्रेज़ों के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं कर रहे, बल्कि हम अपने लोगों के सामने समर्पण कर रहे हैं। और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि किसी के साथ कोई अन्याय, कोई विक्टिमाइजेशन नहीं होगा। तो आश्वासन के बाद भी 25,000, मतलब एक दुर्भाग्य था कि 25,000 सैनिकों को जेल में, 2,500 सैनिकों को जेल में सामान्य अपराधियों की भांति सजा काटनी पड़ी, और लगभग 500 लोगों को वापस सेवा में भी नहीं लिया गया। तो हड़ताल समिति जो बनी थी विद्रोही सैनिकों की, उनका अंतिम संदेश बड़ा स्मरणीय है, जिसमें उन्होंने लिखा, हमारी हड़ताल हमारे राष्ट्र के जीवन की एक ऐतिहासिक घटना रही है। पहली बार सेना के जवानों और आम आदमी का खून सड़कों पर एक साथ एक लक्ष्य के लिए बहा है। हम फौजी इसे कभी नहीं भूलेंगे। हम ये भी जानते हैं कि हमारे भाई बहन भी इसे नहीं भूलेंगे। हमारी महान जनता जिंदाबाद, जय हिंद। तो विद्रोह तो दबा दिया गया, किंतु अंग्रेजों को एहसास हो गया कि अब भारत में अधिक समय तक टिक पाना संभव नहीं है। तो इस प्रकार 18 फरवरी से और 23 तक चला ये नौसैनिक विद्रोह अंग्रेजी साम्राज्यवाद पर एक अंतिम प्रहार साबित हुआ, और उसके बाद तीव्र गति से सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया आरंभ होती हुई दिखाई देती है। इसलिए आज़ादी की लड़ाई में इस नौसैनिक विद्रोह को हमेशा याद रखा जाएगा, और उनका जो बहादुराना संघर्ष है वो बहादुरों और क्रांतिकारियों के लिए हमेशा प्रेरणादायी रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।